नमस्कार, माई सेल्फ प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, आर कॉलेज अरवर। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक आपने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती और इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने पढ़ी के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्शन वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने देखा K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसी श्रृंखला में अब हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वे रिएक्शन जिनमें रिएक्शन वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के द्वितीय घात के समानुपाती होती है, उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। या कहें किसी रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट एक हो और रिएक्शन वेलोसिटी उसकी कंसंट्रेशन के वर्ग के समानुपाती हो तो ऐसी ऑर्डर रिएक्शन को भी हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये है कि रिएक्शन वेलोसिटी यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दो घात के समानुपाती हो तो सभी रिएक्शन, चाहे वो एक रिएक्टेंट हो चाहे दो रिएक्टेंट हो, तो वो रिएक्शंस कहलाती हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट दो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें जब रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट काम में आता है, या कहें कि दो अलग अलग रिएक्टेंट भी ले रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन हम सेम लें, तो ऐसी रिएक्शंस में हम सेकंड ऑर्डर की रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी बराबर 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन है ए मोल पर लीटर और आफ्टर टी टाइम पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्स मोल पर लीटर कम हो जाती है, कहें ए के एक्स मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो टी की शेष बची हुई कंसंट्रेशन है ए की शेष बची हुई कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स। तो मैं लिख सकती हूँ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर 2 या कंसंट्रेशन या K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स की पावर 2। ये हुई हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की। यहाँ K2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट को बताता है। अब इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट करें तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2T प्लस सी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 4। अब यदि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त होगी 1 अपॉन a। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 4 में यदि हम पुट करें तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट K2 मिलता है। K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। यह है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है या हम एक ही रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं। K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। अब हम इसमें दूसरी कंडीशन की बात करें, जब हम दो रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं और तो माना कोई रिएक्टेंट A है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर तथा रिएक्टेंट B की इनिशियल कंसंट्रेशन है B मोल पर लीटर। अब T समय पश्चात A और B दोनों के X मोल पर लीटर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उत्पाद बना लेते हैं, तो बाकी के शेष बचे मोल
वो होंगे ए के मोल होंगे ए माइनस एक्स मोल पर लीटर तथा बी के होंगे बी माइनस एक्स मोल पर लीटर। मैं इसको लिख सकती हूँ रिएक्शन वेलोसिटी, इट मीन्स dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 concentration of reactant A into concentration of reactant B. It means dx upon dt is equal to K2 A minus x into B minus x. इस इक्वेशन को तो हम दोबारा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन A माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 dt. अब इस इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट करें तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें मिलता है 1 अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस B ब्रैकेट 1 अपॉन B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज. अब इस वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 6 में पुट करूं तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन A माइनस B इंटीग्रेट dx अपॉन B माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन A माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू K2 dt. फाइनली इसमें हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन A माइनस B माइनस ln B माइनस एक्स प्लस ln A माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू K2t प्लस C. अब इस इक्वेशन 7 से यदि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं यदि t बराबर 0 है तथा x बराबर 0 तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस B नेगेटिव ln B प्लस ln A. तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त होगी c इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस B ln A अपॉन B. अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन c में जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलता है K2t 1 अपॉन A माइनस B ब्रैकेट स्टार्ट ln A माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स प्लस ln B अपॉन A. तो यहाँ से फाइनली हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त होती है K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T A माइनस B लॉग B A माइनस एक्स अपॉन में A B माइनस एक्स. ये है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग ले रहे हैं. अब यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है तो हम 1 अपॉन A माइनस एक्स और टाइम के बीच कर्व प्लॉट करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है. इसका स्लोप बराबर होता है K2 के तथा इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है 1 अपॉन A. और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो हम लॉग B A माइनस एक्स अपॉन में A B माइनस एक्स तथा टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर होता है K2 A माइनस B अपॉन में 2.303. तो ये बात हुई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की. अब इसमें यदि हम हाफ लाइफ पीरियड निकालें यदि सेकंड ऑर्डर का तो यदि हम टाइम की जगह t हाफ रखें तथा x की वैल्यू रखें A/2 तो हमें फाइनली हाफ लाइफ पीरियड t हाफ मिलता है 1 अपॉन में K2A. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अब आगे देखें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट तो हमें मिलेगी K2 इज इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. तो ये था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब हम इसमें एक पॉइंट और देखेंगे. जब भी यदि कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और अगर आपने एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लिया है तो एक्सेस में लेने पर
उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन वेलोसिटी उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होने पर रिएक्शन वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, अर्थात वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। और उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल देखें तो ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, नाइट्रस ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड का विदाउट कैटालिस्ट डिकम्पोजिशन, एसिटल्डिहाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन परऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, ब्यूटाडाइन का डाइमराइजेशन, ये सभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है वो है सपोनिफिकेशन। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स यदि आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो बेस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन वेलोसिटी बेस और एस्टर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और आप पहले पढ़ चुके हो, यदि इसी एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करते हो एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो एग्जाम्पल हो जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस of ester is example of first order reaction and basic hydrolysis of ester is the example of second order reaction। तो आज हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस देखी जिसमें हमने दो कंडीशन सेकंड ऑर्डर में देखी हैं कि यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है या कहें आप एक ही रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में T 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। और यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें मिलती है K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T A माइनस B log B A माइनस एक्स अपॉन में A B माइनस एक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।